हेलो दोस्तों, इजी स्टडी 24 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली देख रहे हैं शिक्षण कौशल का चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तरी, जिसमें से आज शिक्षण कौशल का लास्ट चैप्टर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का होगा। ठीक है, आज शिक्षण कौशल का प्रश्नोत्तरी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं शिक्षण कौशल का पहला प्रश्न हम लोगों का दिया है कि प्रबंधन क्यों आवश्यक होता है। यह दिया है सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, बी दिया है शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना, सी दिया है विद्यालयों में अनुशासन स्थापित करना, डी दिया है शिक्षक और छात्र के मध्य परस्पर वार्तालाप करना। तो पहले का आंसर हम लोग का ए सही है। सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति करना ही प्रबंधन का आवश्यक होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग कॉलेज में देखते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। विद्यालय में प्रबंधन के प्रमुख कितने क्षेत्र बताए गए हैं। ए दिया है 2 क्षेत्र, बी दिया है 4 क्षेत्र, सी दिया है 6 क्षेत्र, डी दिया 8 क्षेत्र। दूसरे का आंसर हम लोगों का बी होगा, 4 क्षेत्र। विद्यालय में प्रबंधन के मुख्यतः 4 क्षेत्र बताए गए हैं। ठीक है, इसको हम लोग चैप्टर वाइज अगले हम लोग जब चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि 4 कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसमें केवल एक क्वेश्चन देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख कार्य क्या है। ए दिया है अधिगम भ्रमण, बी दिया है व्यवहारिक सुधार गुणात्मक सुधार, सी दिया है अध्ययन या अध्यापन, डी दिया है प्रबंधन नियोजन। तो तीसरे का आंसर हम लोग का सी सही है। अध्ययन और अध्यापन विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, चलते हैं चौथा क्वेश्चन हम लोगों का दिया है कि अकादमी क्षेत्र में समुचित व्यवस्था के संचालन हेतु किस व्यवस्था की आवश्यकता होती है। ये दिया है अध्यापन कुशलता की क्षमता में वृद्धि, बी दिया है कुशल प्रबंधन क्षमता की सी दिया है अधिगम गुणात्मक क्षमता की, डी दिया है भ्रमण शिक्षण कौशल की। तो चौथे का आंसर हम लोगों का बी सही है, कुशल प्रबंधन क्षमता की अकादमिक क्षेत्र में समुचित व्यवस्था के संचालन हेतु किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग पाँचवा क्वेश्चन हम लोग का दिया है। पाँचवा क्वेश्चन दिया है कि विद्यालय के संचालन का क्षेत्र बताइए। ये दिया है शैक्षणिक क्षेत्र, बी दिया है शासकीय क्षेत्र, सी दिया है प्रशासनिक क्षेत्र, डी दिया है प्रबंधकीय क्षेत्र। तो पाँचवें का आंसर हम लोगों का सी सही है, प्रशासनिक क्षेत्र विद्यालय संचालन का क्षेत्र होता है। ठीक है, चलते छठवां क्वेश्चन हम लोग का दिया है शैक्षिक संस्थाओं हेतु प्रबंधन की कौन कौन सी प्रविधियां नहीं अपनाई जाती हैं। ए दिया है एक तंत्रीय, बी दिया है बहुतंत्रीय, सी दिया है जनतंत्रीय, डी दिया है बहुविकल्पीय। तो छठवें का आंसर हम लोग का डी सही है, बहुविकल्पीय। शैक्षिक संस्थाओं में प्रबंधन के लिए बहुविकल्पीय प्रविधि का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, चलते हैं सातवां क्वेश्चन हम लोग का दिया है विद्यालय शैक्षिक प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य बताइए। कौन सा उद्देश्य है। शिक्षा के संसाधनों को बचाना, बी दिया शिक्षा के संसाधनों को क्रियान्वित करना, सी दिया संसाधनों का प्रबंधन करना, डी दिया शिक्षक एवं छात्र के मध्य परस्पर सहयोग बढ़ाना। तो सातवें का आंसर हम लोगों का बी सही है, शिक्षा के संसाधनों को क्रियान्वित करना शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, चलते हैं आठवां क्वेश्चन हम लोगों का दिया है एक तंत्रीय प्रबंधन क्या है। दिया है एक अधिकारी संपूर्ण शिक्षण कार्य संभालता है, बी दिया है एक अधिकारी संपूर्ण व्यवस्था को संचालित करता है, सी दिया है एक अधिकारी पूरे जिले का शिक्षण कार्य देखता है, डी दिया है एक अधिकारी बहुस्तरीय योजना बनाता है। तो आठवें का आंसर हम लोगों का बी सही है, एक अधिकारी संपूर्ण व्यवस्था को संचालित करना ही एक तंत्रीय प्रबंधन का कहलाता है। ठीक है, चलते हैं नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन दिया है ग्राम शिक्षा समिति किस प्रकार की प्रबंधन समिति है। ए दिया स्वतंत्रीय, बी दिया बहुतंत्रीय, सी दिया जनतंत्रीय, डी दिया एक तंत्रीय। तो नवे का आंसर हम लोग का बी सही है, बहुतंत्रीय। ग्राम शिक्षा समिति जो होती है बहुतंत्रीय प्रबंधन समिति कहलाती है। ठीक है, चलते हैं 11वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है प्रबंधन के 2 प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। ए दिया है अध्ययन एवं अध्यापन, बी दिया है अधिगम एवं अवलोकन, सी दिया है कार्य विभाजन एवं नीति निर्धारण, सी दिया है पर्यवेक्षक एवं निरीक्षण। तो 10वें का आंसर हम लोगों का सी सही है, कार्य विभाजन एवं नीति का निर्धारण प्रबंधन के 2 प्रमुख नियम होते हैं। ठीक है, चलते हैं 11वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि सरकारी एवं निजी विद्यालयों में प्रबंधन समिति के 2 प्रमुख पद कौन कौन से हैं। ए दिया है शिक्षा अधिकारी और सीईओ, बी दिया है शिक्षा अधिकारी और बोर्ड अध्यक्ष, सी दिया है सरकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष, डी दिया है पर्यवेक्षक अधिकारी एवं अध्यक्ष।
तो 11वें का आंसर हम लोग का सी सही है। सरकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष सरकारी एवं निजी प्रबंधन समिति के दो प्रमुख समिति होते हैं, ठीक है, सरकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष, ठीक है। चलते हैं 12वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है प्रबंधन में कौन प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। ए दिया है नियोजन, बी दिया है प्रशासन, सी दिया है पर्यवेक्षक, सी डी दिया है संचालन। तो 12वें का आंसर हम लोगों का डी सही है, संचालन। प्रबंधन में संचालन प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। चलते हैं 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन दिया है प्रबंधन के दो प्रमुख महत्व बताइए। ये दिया है उद्देश्यों एवं नीतियों का निर्धारण एवं शैक्षिक प्रबंधन विकसित करना, बी दिया है अध्यापन संबंधी कार्यविधि में बदलाव लाने हेतु नियोजन व्यवस्था में सुधार लाना, सी दिया है सरकारी अधिकारियों की जांच क्रियान्वयन में सहायता मिलती है तथा शिक्षा प्रणाली में गुणात्मक सुधार लाया जाता है, डी दिया है शिक्षा तंत्र का परिणाम एवं गुणात्मक सुधार एवं विधि व्यवस्था स्थापित करना। तो 13वें का आंसर हम लोग का ए सही है, उद्देश्य एवं नीतियों का निर्धारण एवं शैक्षिक प्रबंधन को विकसित करना, ठीक है। प्रबंधन के प्रमुख तत्व होते हैं, महत्व हैं, ठीक है। चलते हैं 14वां क्वेश्चन दिया है शैक्षिक प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कितने भागों में विभाजित है। पहला दिया है 2 भागों में, बी दिया है 3 भागों में, सी दिया है 4 भागों में, डी दिया है 5 भागों में। तो 14वें का आंसर हम लोग का ए सही है, शैक्षिक प्रशासन एवं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। चलते हैं 15वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है शैक्षिक प्रशासन के किस युग में प्रशासन की समस्याओं को समझने तथा हल करने पर जोर दिया गया। ए दिया है प्राचीन कला में, बी दिया है मध्य कला में, सी दिया आधुनिक कला में, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 15वें का आंसर हम लोग का सी सही, आधुनिक कला में शैक्षिक प्रशासन के प्रशासन की समस्याओं को समझने के एवं हल करने के लिए जोर दिया गया था, आधुनिक काल, ठीक है। इसका आंसर कौन सा होगा, आधुनिक काल। 16वां देखते हैं शैक्षिक प्रशासन का एक प्रमुख उद्देश्य बताइए। कौन सा उद्देश्य है, कार्य संचालन करना, बी दिया कार्य वितरण करना, कार्य प्रबंधन करना कि कार्य नियोजन करना। तो 16वें का आंसर हम लोगों का ये सही है, कार्य का संचालन करना शैक्षिक प्रशासन का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। 17वां क्वेश्चन हम लोगों का दिया है प्रशासन का अर्थ बताइए। ए दिया है प्रशासनिक, ए दिया है एक मिनट, ए दिया है प्रशासनिक कार्य करना, बी दिया है कार्यों का प्रबंधन करना, सी दिया है प्रशासन का संचालन करना, डी दिया है कार्य संचालन करना। तो 17वें का आंसर हम लोग का बी सही है, कार्यों का प्रबंधन करना प्रशासन का अर्थ होता है, ठीक है। चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन दिया है कि प्रशासनिक भावना के सिद्धांत में प्रशासनकर्ताओं को किस विधि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये दिया परीक्षण विधि का, बी दिया आगमन विधि का, सी दिया कार्य विधि का, डी दिया दृष्टांत विधि का। तो 18वें का आंसर हम लोग का सी सही है, कार्य विधि का। प्रशासनिक भावना के सिद्धांतों में प्रशासनकर्ताओं को कार्य विधि का महत्वपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं 19वां क्वेश्चन देखते हैं। यह सही व्यक्ति की नियुक्ति तथा चयन के दौरान शैक्षिक प्रशासन में कौन सहायता प्रदान करता है। ये दिया चयन क्षेत्र, बी दिया है नियुक्ति क्षेत्र, सी दिया है कार्य क्षेत्र, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 19वें का आंसर हम लोग का बी सही है, नियुक्ति क्षेत्र सही व्यक्ति की नियुक्ति के तथा चयन के दौरान शैक्षिक प्रशासन के लिए नियुक्ति क्षेत्र सहायता प्रदान करती है। चलते हैं 20वां क्वेश्चन हम लोग को दिया है शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया में कितने चरणों को सम्मिलित किया गया है। ये दिया है 5, बी दिया है 7, सी दिया है 9, डी दिया 11। तो हम लोग को 20वें का आंसर सी सही है, 9 शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया को 9 चरणों में को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। चलते हैं 21वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है नियोजन क्या है। नियोजन किसे कहते हैं, निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यविधि का पूर्व निश्चय करना कि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यविधि का नियोजन करना, ये सही है। कि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य का योजना बनाना, ये सही है। कि डी दिया है निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यों का चयन करना, ये सही है। कौन सा सही होगा इसमें, तो 21वें का आंसर हम लोग का नियोजन निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यविधि का पूर्व निश्चय करना नियोजन कहलाता है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं 22वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है विभिन्न नियुक्ति अधिकारियों को कार्य कब और कैसे करना है कौन बताता है। ए दिया सचिव, बी दिया निदेशक, सी दिया प्रबंधक, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 22वें का आंसर हम लोग का बी सही है, निर्देशक। विभिन्न नियुक्ति अधिकारियों को कार्य कब और कैसे करना चाहिए ये निर्देशन बताता है, ठीक है। 23वां दिया संप्रेषण क्या है, जानकारी प्रदान करना कि प्रबंधन द्वारा, सी दिया कार्यों का प्रबंधन करना, डी दिया कार्य का संचालन करना। संप्रेषण क्या होता है,
तो 23वें का आंसर हम लोग का ये सही होगा। जानकारी का प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है, ठीक है, यानी जानकारियों का आदान प्रदान ही संप्रेषण कहलाता है। 24वां, नियोजन के प्रमुख उद्देश्य बताइए। क्या है उद्देश्य? प्रशासनिक मितव्ययिता की पूर्वानुमान, सी दिया है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, डी दिया ये सभी। तो बताइए 24वां का आंसर कौन सही होगा? तो नियोजन का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मितव्ययिता, पूर्वानुमान तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, ये तीनों सही है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग का आंसर डी सही होगा। ठीक है, चलते हैं 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि वित्तीय प्रबंधन के आधार पर विद्यालयों का वर्गीकरण किस आधार प्रकार किया जाता है, किस प्रकार किया जाता है? ए दिया राजकीय अनुदान द्वारा विद्यालय, बी दिया अनुदान रहित सरकारी विद्यालय, सी दिया है निजी विद्यालय, डी दिया उपरोक्त सभी। तो वित्तीय प्रबंधन के आधार पर विद्यालयों को कैसे वर्गीकरण किया जाता है? तो हम लोग राजकीय अनुदान द्वारा विद्यालय, अनुदान रहित सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय, ये सभी होता है, तो हम लोग का आंसर डी सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है 26वां क्वेश्चन दिया है कि विद्यालयों की आय की के स्थायी स्रोत बताइए। स्थायी स्रोत कौन सा है? छात्र का शुल्क, वित्तीय अनुदान, सी दिया है स्वायत्त शासी संस्था, डी दिया है ए और बी दोनों। तो 26वें का आंसर हम लोग का डी सही होगा। विद्यालय की आय का प्रमुख सूत्र छात्र का शुल्क तथा वित्तीय अनुदान दोनों होते हैं। ठीक है, चलते हैं 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है किस प्रविधि में शिक्षकों को अनुदेशकों तथा निदेशकों की एक सभा होती है? ये दिया है क्रियान्वयन विधि, बी दिया है प्रशासनिक सभा, सी दिया है सम्मेलन विधि, डी दिया है कार्य विधि। तो 27वें का आंसर हम लोग का सी सही है, सम्मेलन विधि। ठीक है, शिक्षकों के अनुदेशन तथा निदेशकों की एक सभा जो होती है उसे सम्मेलन कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग हम कॉलेज में शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान जानते भी हैं। शिक्षा सचिवालय में कितने अनुभाग होते हैं? कितने होते हैं? 9, 11, 13 कि 16? तो 28वें का आंसर हम लोग का बी सही होगा, 11। शिक्षा सचिवालय के कुल भाग कितने होते हैं? 11। ठीक है, इसको सही से लगा लीजिए, 11 भाग होते हैं। ठीक है, चलते हैं 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? एक क्वेश्चन याद रखिएगा, कब हुई थी? 1965 में कि 1969 में कि 1972 में कि 1976 में? बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में बेसिक शिक्षा की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, 30वां क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना में? तो शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए? ये शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT किस प्रकार की संस्था है? निजी संस्था है कि स्वायत्तशासी संस्था है कि सरकारी संस्था है कि निजी सरकारी संस्था है? तो NCERT जो हम लोगों का है स्वायत्तशासी संस्था है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 32वां देखते हैं। 32वां दिया है NCERT के प्रमुख कार्य बताइए। ए दिया है मार्गदर्शन करना, बी दिया है निर्देशन करना, सी दिया ए और बी दोनों, डी दिया है शैक्षिक कार्य करना। तो 32वें का आंसर हम लोग का सी सही है, मार्गदर्शन करना, निर्देशन करना NCERT का प्रमुख कार्य होता है, तो इसलिए हम लोग का आंसर बी सही होगा, ए और बी दोनों। 33वां हम लोग का दिया है दूरस्थ शिक्षा पद्धति हेतु किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? इग्नू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, लखनऊ विश्वविद्यालय की, पटना विश्वविद्यालय? दूरस्थ शिक्षा के लिए कौन सा? तो हम लोगों का इग्नू जो है दूरस्थ शिक्षा पद्धति के लिए किया गया है, और एक राजश्री टंडन भी है जो कि दूरस्थ शिक्षा उत्तर प्रदेश में दिलाती है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं 34वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्या है? राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय क्या है? ये दिया है मुक्त विद्यालय शिक्षा पद्धति, बी दिया है उच्चतर शिक्षा पद्धति, सी दिया माध्यमिक शिक्षा पद्धति, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 34वें का आंसर हम लोगों का ए सही होता है, मुक्त विद्यालय शिक्षा को ही राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं 35वां क्वेश्चन। 35वां क्वेश्चन दिया है नीपा क्या है? नीपा क्या होता है? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना होता है कि अगला दिया है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना की राष्ट्रीय शैक्षिक संस्था की राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशासनिक संस्था की राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्था? नीपा क्या होता है? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्था नीपा होता है। ठीक है, नीपा इसका फुल फॉर्म है नीपा का। ठीक है, इसे याद रखिएगा। 36वां दिया नीपा के कितने अभिभाग हैं? ये दिया है
3, बी दिया है 6, सी दिया है 9, डी दिया है 11। तो नीपा के कुल कितने विभाग हैं? तो नीपा के कुल 6 विभाग होते हैं। ठीक है, चलते हैं 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन दिया है एक अच्छे शैक्षिक प्रशासन से क्या अभिप्राय है? ए दिया है योजना बनाना, बी दिया है परीक्षण करना, सी दिया है प्रबंधन करना, डी दिया है योजना का पूर्व निर्माण करना। तो 37वें का आंसर हम लोग का डी सही है। योजना का पूर्व निर्माण करना ही अच्छे शैक्षिक प्रशासन का अभिप्राय होता है। ठीक है, 38वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या है? ए दिया है निःशुल्क शिक्षा, बी दिया है शिक्षा पर राज्य का अधिकार, सी दिया है ए और बी दोनों, डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो 38वें का आंसर हम लोग का सी सही होगा, ए और बी दोनों। एक तांत्रिक शिक्षा का मतलब निःशुल्क शिक्षा और एक शिक्षा पर राज्य का अधिकार होता है। ठीक है, एक तंत्रीय शैक्षिक प्रशासन की विशेषता होती है, तो इसलिए दोनों हम लोग का सही होगा। 39वां क्वेश्चन दिया है शैक्षिक प्रबंधन में नियंत्रण का क्या अर्थ होता है? ये दिया है क्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन को नियमित करना, बी दिया है क्रियाओं को नियंत्रित करना, सी दिया है क्रियाओं का प्रबंधन करना, डी दिया है क्रियाओं का समन्वयन करना। तो 39वें का आंसर हम लोगों का ए सही है। क्रियाओं का सुचारू रूप से संचालन एवं नियमित करना शैक्षिक प्रबंधन एवं नियंत्रण का अर्थ होता है। ठीक है, चलते हैं 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन हम लोग का दिया है कि शैक्षिक प्रशासन के दो प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं? ए दिया है अच्छे शिक्षक तैयार करना, बी दिया अच्छा विद्यार्थी तैयार करना, किसी मानवीय क्रियाओं का विकास करना, डी दिया उपरोक्त सभी। तो 40वें का आंसर हम लोग का डी सही होगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि शैक्षिक प्रशासन के अच्छे शिक्षक तैयार करना, अच्छे विद्यार्थी तैयार करना तथा मानवीय क्रियाओं का विकास ही शैक्षिक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, चलते हैं 40वां क्वेश्चन और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस शैक्षिक का शिक्षण का भी हम लोग का ये लास्ट अध्याय का लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, हम लोग का लास्ट चैप्टर था शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। ठीक है, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। शिक्षा व्यवस्था में लोकतंत्रीय आदर्श क्या है? ए दिया है बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश, बी दिया है मानवीय क्रियाओं का विकास, सी दिया है शैक्षिक योजना का निर्माण, डी दिया है शैक्षिक नीति नियोजन। तो 41वें का आंसर हम लोगों का ए सही होगा, बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश शिक्षा व्यवस्था लोकतंत्रीय आदर्श कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस शिक्षण कौशल का हम लोगों का लास्ट चैप्टर भी आज प्रश्नोत्तरी समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।